अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। आई होप आप सबको हाइड्रोकार्बन समझ आ रहे होंगे। हाइड्रोकार्बन्स जो आप और मैं मिलकर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने इतनी बातें की और आपको पता है हमारा क्या प्रोसीजर है। हमेशा जब भी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं उसके बाद हम कोई ना कोई क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लाजमी रखते हैं। तो जिन क्वेश्चन एंड आंसर्स को आज हम देखने लगे हैं और जिन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने लगे हैं वो है हमारे बुक के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ और उनको मिलकर सॉल्व करते हैं। हमने एल्केन्स को डिटेल में पढ़ लिया और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हमने हाइड्रोकार्बन्स की सारी डिटेल पढ़ ली है। अब ये इतनी डिटेल पढ़ने के बाद अगर हमने क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन ना रखा ना तो अच्छी बात नहीं होगी। खैर, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि पेपर में किस तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक का ही है, टेस्ट योरसेल्फ में गिवन है, और साथ ही साथ देखेंगे उसके आंसर्स क्या हैं और अगर हमसे पेपर में वो पूछे जाते हैं तो हमने क्या आंसर्स देने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इन क्वेश्चंस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा और लॉन्ग में कैसे पूछा जाएगा। तो इस तरह हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी, शॉर्ट के हिसाब से भी, लॉन्ग के हिसाब से भी और एमसीक्यूज के हिसाब से भी। तो आइए चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ की तरफ और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द सिंपलेस्ट एल्केन। देखें, सिंपलेस्ट कंपाउंड के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि उस कंपाउंड के बारे में पूछा जा रहा है जो फर्स्ट इन दी सीरीज है। फर्स्ट इन दी सीरीज जो होता है, जो बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, जो बिल्कुल जहां से स्टार्ट हो रही है वो सारी की सारी सीरीज, ठीक है। अब आपसे एल्केन का सवाल हो रहा है तो इसलिए हम एल्केन की बात करेंगे। सिर्फ एल्केन की बात करें तो फर्स्ट इन दी सीरीज वो है जिसमें 1 कार्बन एटम है और 1 कार्बन एटम के साथ आपके 4 हाइड्रोजन लगे हैं, जिसको कहते हैं मीथेन। यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज जरूर करवाऊंगी ताकि आपको चीजें भूले ना। सबसे पहले तो मीथेन, हमारे पास मीथेन का सोर्स क्या है, 85% ऑफ मीथेन इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस, मार्श गैस मीथेन है। और इसके अलावा इसका यूज क्या है मीथेन का, कि एक तो ये ऑटोमोबाइल फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल और बहुत सारे और चीजों को प्रोड्यूस करने में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होती है। अब मीथेन की तो हमने बात कर ली। इसके अलावा भी आपने याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए ना व्हाट इज द सिंपलेस्ट और आगे कुछ भी लिखा हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, हाइड्रोकार्बन हो, कुछ भी लिखा हो ना, आपने ये देखना है फर्स्ट इन दी सीरीज कौन सा है। अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके अलावा क्वेश्चन कर लूँ व्हाट इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, तो आप सबको याद है कि एल्डिहाइड सिंपलेस्ट वो होता है जिसमें हाइड्रोजन एक अटैच होता है और इस तरह हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड कंप्लीट हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि हम तो पढ़ रहे हैं एल्केन्स को, तो मैम क्वेश्चनिंग का सेशन कहाँ फंक्शनल ग्रुप्स पे ले गई हैं। इसलिए ताकि मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि सिंपलेस्ट का मतलब क्या है, कि जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो सबसे छोटी है, जो फर्स्ट इन द सीरीज है, जहां से सारी की सारी सीरीज स्टार्ट हो रही हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आया कि सिंपलेस्ट एल्केन कौन है, मीथेन है। अब बात करते हैं कि एल्केन की सीरीज में आगे कौन से हमारे पास कंपाउंड्स हैं। इसके बाद होगा C2, आप सबको पता है C2 हम कहते हैं इथेन को। फिर हमारे पास प्रोपेन आ जाता है C3, और प्रोपेन में भी आपको पता है CH3, CH2 और CH3, इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है। फिर हम बात करते हैं कि आगे कौन से आते हैं, वो है C4। ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ इससे बता रही हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे, ठीक है। C4 की बात कर लेते हैं, CH3, CH2 और CH3। देखा CH2 इंक्रीज होता जा रहा है। हमारे सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ रिवाइज हो रहे हैं ना। पेपर में अगर सिंपलेस्ट एल्केन पूछा जाएगा तो आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ मीथेन की बात करनी है। साथ ही साथ सिंपलेस्ट एल्केन वाला जो बात है ना स्टूडेंट्स, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि आपके पास सिंपलेस्ट एल्केन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एल्केन। तो सिंपलेस्ट एल्केन के लिए क्या होगा कि उन्होंने 4 डिफरेंट ऑप्शंस में, एक में मीथेन होगी, बाकी में कोई ना कोई और एल्केन या एल्कीन भी हो सकता है बनाया हो। कोई सिंपलेस्ट एल्कीन बनाया और कोई स्टूडेंट कंफ्यूज कर दे उसको एल्कीन के साथ। तो आप सबने याद रखना है कि एल्केन की जब बात होगी तो एल्केन के सिंपलेस्ट एल्केन वही है जिसमें 1 कार्बन है, क्योंकि 1 कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स पूरे कर सकता है हाइड्रोजन के साथ मिलके। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आइसोपेंटेन एंड आइसोब्यूटेन। देखें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें सबसे पहले तो आइसोब्यूटेन। पहले तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चर्स हैं। ब्यूटेन के हम सबको पता है कि 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ब्यूटेन के हैं 2 स्ट्रक्चर्स और ब्यूटेन के इस 2 स्ट्रक्चर्स कहाँ से आते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आइसोमर्स। क्योंकि ब्यूटेन में जो पोजिशनिंग होती है, जो एटम्स की पोजिशनिंग है या जो एटम्स की अरेंजमेंट है, वो अक्सर हो जाती है डिफरेंट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका सिंपल लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर क्या है। वो यही है जिसको हम एन पेंटेन कहते हैं। आपने CH3 अटैच किया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ हाइड्रोजन लगा दें और इधर इस तरह से भी। मेरे पास जगह थोड़ी है इसलिए मैंने ऊपर नीचे लगा दी है। आप क्या करें, उसके साथ CH2 लिख लें, बेशक वो भी कंप्लीट होता है।
इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एन ब्यूटेन। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जो हमसे पूछा गया है वो है आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके पास 3 कार्बन एटम्स होंगे। इस स्ट्रक्चर का मतलब है आपके पास 3 कार्बन एटम्स होंगे और आपके सेकंड कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच होगा। ठीक है, ये जो सेकंड कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है, इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आइसोब्यूटेन। यहाँ पे हम कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी पूरी करने से यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स, इधर भी 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी 3 और इधर आके लग जाएगा 1। तो हमारे पास ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट। ठीक है, इसका एक और नाम था, जब मैंने आपको नेमिंग पढ़ाई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो मैंने आपको बताया था कि इसका एक और नाम भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द चेन। ये चीज़ अब मैं आपको इस क्वेश्चन में क्यों बता रही हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और आप सबको याद हो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये हमारी चेन है जिसमें ये है कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। इसीलिए चेन में जो होता है वो हमारा सर नेम बन जाता है, पेरेंट नेम बन जाता है, जिसको हम कहते हैं, हमारे पास ये है प्रोपेन, और साथ हमारे पास जो ग्रुप एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच्ड है वो है मिथाइल। यहाँ आ जाएगा मिथाइल, और साथ ही साथ इसको कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आप सबने याद रखना है 2 मिथाइल प्रोपेन आइसोब्यूटेन का ही दूसरा नाम है। आइसोब्यूटेन बेसिकली एक कॉमन नेम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो आपके पास क्या हो गया है, यहाँ पे उसका अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर हो गई है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ इसलिए रिवाइज किया ताकि आपको नेमिंग याद रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिया है। अब बात करते हैं हमसे नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पूछा गया है, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर पूछा गया है। लेकिन सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप ये रिवाइज करें कि आपके पास पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब आइसोमर्स पढ़ा था ना, तब मैंने ये चीज़ बताई भी थी आपको। होप सो आप सबको नंबर दे, तो अब याद कर लेते हैं कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले होगा एन पेंटेन, पहला स्ट्रक्चर, इसको ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। मैंने इतने फासले से इसलिए ड्रॉ किया ताकि मैं हाइड्रोजन्स को इस दफ़ा इकट्ठा लिख सकूं, आपको भी समझ आ जाए, ताकि CH2 एंड CH3। ये हो गया आपका सिंपल एन पेंटेन स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर इज आइसोपेंटेन, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आइसोपेंटेन के स्ट्रक्चर के लिए आप सबको याद है कि यहाँ पे हमने क्या करना है कि सेकंड कार्बन एटम के साथ मिथाइल ग्रुप, मतलब आखिरी कार्बन अटैच कर देना है। ठीक है, ये किस तरह से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो आपके पास आखिरी कार्बन वाला ग्रुप है, ये हमने सेकंड कार्बन के साथ अटैच कर देना है। तो करके देख लेते हैं, हमारे पास ये 4 कार्बन की चेन बन जाएगी, और सेकंड के साथ आपके पास मिथाइल अटैच हो जाएगा। बाकियों के भी हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपके पास ये वाली चेन हो गई है कंप्लीट। आइसोपेंटेन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली नाम अगर हम देखें, तो सबसे पहले तो हमने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब बात कर लेते हैं कि इस लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम्स के कौन से नंबर है, 1 2 3 एंड 4। अब कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 मिल रहा है हमारे मिथाइल ग्रुप को। हमने कहा था छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो हम इसकी नंबरिंग अब इस दफ़ा दूसरी तरह शुरू करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो क्या नाम आ जाएगा आपके पास, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो सबने याद रखना है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन आइसोपेंटेन का ही दूसरा नाम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपकी थोड़ी सी रिवाइज करवा रही हूँ इस क्वेश्चन के साथ साथ। आप पेपर में भी इसके ये दोनों नाम लिख सकते हैं, आइसो वाला भी और दूसरा भी। अब आखिरी बात करते हैं, हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर है इसका पेंटेन का, वो है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का मतलब है कि मिडल में होगा जी एक कार्बन, और बाकी सारे कार्बन उसी के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन हमने 5 पूरे करने हैं। ये लें जी, 5 पूरे हो गए। अब हम हर कार्बन की ना वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। ये भी CH3 हो जाएगा, ये भी CH3, ये भी CH3, और ये भी। मिडल वाला कार्बन आप देख सकते हैं वो 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास, आप अगर नंबरिंग करना चाहें तो कार्बन चेन आप किसी को भी ले सकते हैं। कार्बन चेन आप चाहें तो इस तरह से कंसिडर कर लें, या आप चाहें तो इस तरह से कंसिडर कर लें। आपकी दोनों कार्बन चेन्स बनेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर आपके पास 3 ही कार्बन एटम्स आएंगे। ठीक है, 3 कार्बन एटम्स की चेन बनेगी। इसलिए नियोपेंटेन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो नाम बनेगा वो ये होगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सबको समझ में आया ये नाम कैसे दिया है? ये नेमिंग हमने कुछ इस तरह से की है कि सबसे पहले हमने चेन आइडेंटिफाई की है, चेन हमने इसको कंसिडर कर लिया। चलें ठीक है, चेन हमने इसको कंसिडर कर लिया, और इसको कंसिडर करने के बाद नंबरिंग दी है 1
2 एंड 3, और हम देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन के साथ हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। इसी वजह से 2 को 2 दफ़ा लिखा है क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच थे, और डाई इसलिए लिखा है क्योंकि डाई का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास मिथाइल 2 हैं। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Why does the burning of alkane require sufficient supply of oxygen? कंबशन रिएक्शन में ये चीज़ हमने पढ़ी थी। देखें, कंबशन रिएक्शन सबसे पहले तो सिंपली रिवाइज करें क्या होता है। कंबशन रिएक्शन ये है कि आपके पास एल्केन है और एल्केन की होगी बर्निंग मतलब ऑक्सीजन में, और आपके पास जो रिजल्टेंट चीज़ बनेगी वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन इसमें हमने बात की थी कि ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ये बहुत एक्सेस है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है। वहीं पे अगर आपके पास कंबशन रिएक्शन में एल्केन हो और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, अब ऑक्सीजन कम हो गई है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिटेड सप्लाई। ये जो मैंने ऑक्सीजन के साथ एरो बनाया है इसका मतलब है कि सप्लाई कम हो गई है, ठीक है, ये वाला एरो जो है। तो अब हम इसका रिएक्शन जब करवाएंगे तो बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। द क्वेश्चन इज व्हाई डज द बर्निंग ऑफ एल्केन रिक्वायर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन? तो इट रिक्वायर्स सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा है, ये है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये पॉइजनस इन नेचर है, इट कैन बी डेडली, इट इज पॉइजनस। तो इसी वजह से कहते हैं कि हमारे पास कंबशन रिएक्शन में या बर्निंग ऑफ एल्केन में एडिक्वेट सप्लाई या इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, ताकि जितना भी बर्न हो जाए, जितनी भी बर्निंग का प्रोसीजर हो जाए, एटलीस्ट क्या हो कि एंड पे कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने, एल्केन सारा का सारा बर्न हो और कार्बन मोनोऑक्साइड ना बने। इसलिए कैसे मेजर करें कितनी ऑक्सीजन चाहिए? आसान सा तरीका है कि ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दें, एक्सेस ऑक्सीजन दे दें। आपको लग भी रहा है ना कि कहीं ज़्यादा तो नहीं दे रही, तो भी ज़्यादा दे दें। क्या होगा, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन को रोकना है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास पॉइजनस इन नेचर होती है। इसकी नेचर क्योंकि पॉइजन है, डेडली है, तो हमने इसको प्रिवेंट करना है। तभी हम कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ चाहिए होती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट डू यू मीन बाय हेलोजिनेशन? गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन ब्राइट सनलाइट। वैसे तो हेलोजिनेशन का क्या मतलब होगा, सबसे पहले हेलोजिनेशन, हेलोजन क्या होते हैं, हमारे पास ग्रुप 17 में जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हेलोजन्स हमारे पास कौन कौन से हैं? हेलोजन्स हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इनमें से किसी चीज की भी एडिशन हो जाए तो उसको कहते हैं हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन किस तरह होगी कि ऑलरेडी प्रेजेंट एल्केन के हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो जाके आपके पास बनेगा आपका हेलोजन कंपाउंड, जिसके लिए ज़रूरी है 2 तरह की कंडीशंस। एक तो है ब्राइट सनलाइट, और ब्राइट सनलाइट के अलावा मैंने आपको ये भी सिखाया था कि डिफ्यूज्ड सनलाइट में कैसे एक एक करके सारे हाइड्रोजन्स हो जाते हैं रिमूव। तो ब्राइट सनलाइट का जो रिएक्शन है ये आप सबने याद रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं करना डिफ्यूज सनलाइट से, ये डिफरेंट है। इसमें क्या होगा कि आपको सिंपली ये दिखाया हुआ है और बताया हुआ है कि जो मीथेन है उस पर क्लोरीन रिएक्ट करेगी ब्राइट सनलाइट में, ठीक है। ब्राइट सनलाइट आप इधर भी लिख सकते हैं, ये बताने के लिए कि कंडीशन हमेशा स्टूडेंट्स एरो के ऊपर लिखी जाती हैं, ताकि पता हो कि कौन सी कंडीशंस में वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। और आपके पास रिजल्टेंट बनेगा कार्बन और HCl के 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कार्बन बन रहा है, ये बड़ा जनरल सा रिएक्शन है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कार्बन के सारे हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे तब जाके हेलोजन ऐड होंगे। ये है बड़ा जनरल सा रिएक्शन। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब आप मेरे साथ डिस्कस करें और देखें कि डिफ्यूज्ड सनलाइट में क्या होता है। डिफ्यूज सनलाइट के रिएक्शंस देखेंगे ना तो हमारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। वही मकसद है हमारे पास इन क्वेश्चनिंग का। तो डिफ्यूज्ड सनलाइट में ये होगा कि आपको मैं सारे रिएक्शंस तो लिख के नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके पास ये जो मीथेन है ना, इसने एंड पे कन्वर्ट हो जाना है कार्बन टेट्राक्लोराइड में बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के रिमूवल की वजह से ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे, सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे। हर सीरीज में हर स्टेप पे आपके पास क्लोरीन ऐड होता चला जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपके पास कि डिफ्यूज सनलाइट का रिएक्शन कैसे होगा? मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये बताया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जो है ना इसको डिटेल में खुद लिखें कि ये किस तरह से होंगे। मैं अब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगी हूँ ना वो है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। रिएक्शन तो चले मैंने आपको बता दिए, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पेपर में आपसे पूछा जाता है कि डाई क्लोरो
मीथेन में से हमने रिएक्शन करवाया, इसकी हेलोजिनेशन करवाई। अब पेपर में क्या लिखा जाएगा कि या तो कहा जाएगा कि इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ, वर्ड्स क्या यूज होंगे पेपर में मैं आपको वो बता रही हूँ। फोटोकेमिकल रिएक्शन कह देंगे कि इसका फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ, या कहेंगे हेलोजिनेशन हुई, ठीक है, या सिंपली कह देंगे रिएक्शन बिटवीन हेलोजन एंड मीथेन। तो पूछा ये जाएगा कि इसका आपने बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब आपने याद रखना है स्टूडेंट, आपसे अगर फाइनल प्रोडक्ट नहीं पूछा ना, तो आपने सिर्फ इसके अंदर क्लोरीन को ऐड कर देना है। क्लोरीन की एडिशन होगी आपके पास, क्लोरीन की एडिशन हो जाएगी किसमें, इसमें, ठीक है। क्लोरीन ऐड होगी तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और आपके पास यहाँ पे बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। तो ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म की ये जो बात है ये आप सबने याद रखनी है कि किस तरह से बन रही है। वैसे भी क्लोरोफॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने यूजेस में पढ़ा है, एनेस्थीसिया में यूज होता है, रबर्स में, वैक्सीज में, आपने पढ़ी है सारे यूजेस। मैं रिवाइज इसलिए करती हूँ ताकि आपको भूले ना। तो आपके पास ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ये आप सबने याद रखना है कि ये फॉर्मेशन हो जाएगी क्लोरोफॉर्म की, और यहाँ पे आपके पास जो फाइनल बन रहा है ये बन रहा है क्लोरोफॉर्म। इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन ये बताने का मकसद ये था कि आपको इस हेलोजिनेशन रिएक्शन में से कोई भी एक कंपाउंड उठा के दे दिया जाएगा, आपसे क्वेश्चनिंग कर ली जाएगी। अब डाइक्लोरोमीथेन आपको दिया और उसका पूछा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के बाद या हेलोजिनेशन के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट बताएं, या आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास मीथेन है और उसकी डिफ्यूज्ड सनलाइट में कंप्लीट हेलोजिनेशन हो रही है, ठीक है, डिफ्यूज्ड सनलाइट में कंप्लीट हेलोजिनेशन। कंप्लीट हेलोजिनेशन का क्या मतलब है जरा सोचें। कंप्लीट हेलोजिनेशन का मतलब ये होता है कि सारे के सारे हेलोजन्स ऐड हो जाएंगे जितने हो सकते हैं। कितने ऐड हो सकते हैं, जितने हाइड्रोजन है। मतलब क्या कि हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे, आपके पास ये वाले हाइड्रोजन सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और इसकी जगह क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा जो कि बनाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हेलोजिनेशन में से ही सिर्फ बहुत से क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं। आपने इन सबको ध्यान से देखना और फोकस करके इनको पढ़ना है। ये सारे के सारे पेपर में आते हैं। साथ ही साथ सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं, आपसे पेपर में यूजेस भी पूछे जा सकते हैं, सोर्सेज भी पूछे जा सकते हैं। वैसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो यही है कि आपसे उसकी प्रिपरेशन पूछी जाएगी एल्केन्स की। टेस्ट योरसेल्फ में एल्केन्स की प्रिपरेशन का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पेपर में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। साथ ही साथ आपसे केमिकल रिएक्शंस पूछे जाएंगे। तो आपने याद रखना है कि इनके कहाँ पे किस तरह से रिएक्शंस लिखने हैं। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि हर जगह पे स्ट्रक्चर लाजमी बनाना है। मैं हर लेक्चर में रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रक्चर बनाएं, केमिकल रिएक्शन जरूर लिखें। इससे आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा कि स्टूडेंट को सारा आता है। इसके अलावा यहाँ पे अब इन तरह की रिएक्शंस के बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंबशन के भी शायद कोई और तरह के प्रोडक्ट्स हैं। याद रखना है अगर आपकी कंप्लीट कंबशन है ना तो आपके प्रोडक्ट स्टूडेंट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रहेंगे। और अगर आपकी कंबशन इनकम्प्लीट है, दोनों सूरतों में आपको पता है कि हमारे पास कंडीशन क्या होती है। अभी सिर्फ इतनी बात करते हैं, कंबशन अगर हमारे पास इनकम्प्लीट है तो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे वो होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। एमसीक्यू किस तरह से पूछा जाता है, एमसीक्यू यूँ पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाज फॉर्म्ड आफ्टर द कंबशन ऑफ एन एल्केन, व्हाट वाज द कंडीशन, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या कंडीशन थी। तो क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई थी। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हमारे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से आती हैं। एल्केन्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको साथ साथ इनके क्वेश्चंस बता रही हूँ कि पेपर में किस तरह से पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स वही हैं, वही चीज़ें हैं जो हमने रिपीट में इतनी दफ़ा पढ़ ली हैं, लेकिन पेपर में स्टेटमेंट्स चेंज करके बड़े सवाल पूछे जाते हैं। हमने पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करना है, लेकिन अभी हमने जिन क्वेश्चन को लेकर चलने इन्हीं की बात करनी थी, इसलिए इनको गौर से देखिएगा। इनमें कोई चीज़ आपने मिस आउट नहीं करनी, और किस तरह से पेपर में पूछा जाएगा वो सारा भी मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए आपको, ताकि आप पेपर में भी इनके स्ट्रक्चर्स बड़े आराम से ड्रॉ कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और वो किस तरह से पेपर में आएंगे, किस तरह पूछे जा सकते हैं, इन सारी बातों को नोट्स बना लिया करें और याद रखा करें। आपके पास लिखी होंगी तो पेपर से पहले एक दफ़ा रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाएगा। एल्केन्स तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए, लेकिन एल्केन्स के बारे में जितनी बातें थी वो आप सबने बहुत गौर से पढ़नी है, और साथ ही साथ आपने ये भी देख लेना पेपर में किस तरह पूछी जाएंगी। आप इन सब चीज़ों को करें रिवाइज। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।